गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार उपस्थित सभी डॉक्टर्स को। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह इंटरनेशनल फोरम 943वां प्रोमोटिंग हिंदी क्षेत्र के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम पिछले काफी समय से निरंतर प्रतिदिन इसका आयोजन किया जा रहा है और हिंदी के अलावा इंग्लिश और मलयालम में भी इसका आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है होम्योपैथ क्षेत्र के पहचान और बहुत सारे इच्छुक लोगों के ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने से पहले डेली रूटीन को फॉलो करेंगे और कुछ 1 मिनट का हम मौन रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमें सही मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर कपिल मोढ़ा जी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। वह 1 वर्ष से अहमदाबाद होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 2019 में आनंद होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान गुजरात से BHMS पूरा किया है। साथ में उन्होंने 2024 में अहमदाबाद होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज गुजरात से रिपट्री में MD पूरा किया है। उन्होंने प्रबंध एवं विषय तीव्र मामलों में बोनिंगहसन के चिकित्सा पॉकेट बुक की उपयोगिता का एक अध्ययन किया है और आज का उनका जो टॉपिक है बोनिंगहसन कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। सो मैं डॉक्टर कपिल मोढ़ा जी का ये गुजारिश करती हूँ वो आज का अपना व्याख्या प्रारंभ करें। हेलो डॉक्टर कपिल जी। Dr. Kapil, you can start your session now. Are you audible? Okay, sir. Okay, sir. You can open your video also. Okay. Hello. Good evening to all. Am I audible and visible, sir? Yeah, Yes. you are Yes. audible and visible. I just prepared one basic PPT. Yeah, that you can upload through the Yes. slide. It is going up. Today's our topic is the Boninghausen concept of the mind. Dr. Kapil, Yes, I sir. request you to speak in Hindi. That is, is okay with that. ओके सर, ओके सर। मेरा आज का मेन जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है वो है कि बोनिंगहसन सर का अपने माइंड यानी कि मेंटल सिम्टम्स यानी जो हम मानसिक सिम्टम्स होते हैं उसके ऊपर उनकी क्या राय थी। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जितने भी अपने होम्योपैथी में अभी अभी एट प्रेजेंट अभी जो मेन कॉन्सेप्ट ऐसा है कि माइंड यानी कि मेंटल सिम्टम्स दर्दी के मानसिक रोग होने के लक्षण ज्यादा हम उनको प्राधान्य देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि कोई भी पेशेंट आए तो उसमें हमेशा हमें उसके मानसिक लक्षणों को ही ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जनरली ये कॉन्सेप्ट या जो ये चीज मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा है कि हम डॉक्टर केंट सर से थोड़े ज्यादा प्रभावित है और हमें लोगों के मानसिक लक्षणों में थोड़ी ज्यादा रुचि लगती है कि भाई चलो ये कोई भी इंसान आया है तो वो उनके बताएगा कि मेरे ये चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मुझे एंजाइटी है, मुझे ये है। अगर वो फिजिकल कंप्लेन यानी कोई भी शारीरिक तकलीफ लेके भी अपने पास आएगा तो हम यही सोचते हैं कि चलो हमें उसमें उसके मानसिक लक्षण खोजने लगो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो अपना मरीज होता है उनकी जो मुख्य कंप्लेन होती है, फॉर एग्जांपल
हम उदाहरण की बात करें, कोई अपने पाँव के दर्द के लिए आता है, पेट के दर्द के लिए आता है, एसिडिटी के लिए आता है, तो हम उसमें उनका स्वभाव ढूंढने की ज्यादा कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम वो मानसिक सिम्टम्स या मानसिक लक्षणों के पीछे इतना भागने लगते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि पेशेंट का जो अभी राइट नाउ जो उसकी तकलीफ है वो एक फिजिकल सिम्टम, या ये बात सही है कि माइंड, बॉडी और सोल यानी दिमाग, आत्मा और शरीर तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हर बार उसके माइंड यानी कि उसके मेंटल सिम्टम्स या उसके मस्तिष्क के जितने भी विचार है, उनका स्वभाव है, उसके पीछे ही भागना शुरू कर दे और हम उसके फिजिकल सिम्टम्स यानी कि जो उनके शारीरिक कंप्लेन यानी जो शारीरिक तकलीफ है उसको हम नजरअंदाज करें। क्योंकि जनरली होम्योपैथी में ऐसा ही देखने को मिलता है। तो उसमें ऐसा है कि मेरा कॉन्सेप्ट जो अभी ये जो मैं विषय की बात कर रहा हूँ वो बोनिंग-हसन सर के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमें जनरली हम जो पढ़ते हैं उसमें ऐसा पढ़ते हैं कि भाई बोनिंग-हसन की जो रेपर्टरी है, जिसको BTPP यानी बोनिंग-हसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक बोलते हैं, उसमें कभी माइंड के सिम्टम्स या नहीं दिए हैं, उसमें कोई लक्षणों नहीं दिए, उसमें कुछ रूब्रिक अच्छी तरह से नहीं दिए हुए। तो मेरा सिर्फ यही है कि हम जो बोनिंग-हसन सर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा मानना है कि उन्होंने कभी मेंटल सिम्टम्स को यानी मस्तिष्क के सिम्टम्स या रूब्रिक को इतना प्राधान्य अपनी रेपर्टरी में नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि वो उनके बारे में इतना नहीं बोल रहे हैं या कुछ उनके साइड से ऐसा लग रहा है। तो आज के विषय में मैं सिर्फ जितने भी तथ्य है या जो उनके बुक या उनके जो भी लेसर राइटिंग है उसमें जितनी भी माइंड के रिगार्डिंग चीज दी गई है वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हम बात करें तो एफोरिज्म 153 जो अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में दिया हुआ है, उसमें हनीमैन सर लिखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई भी किसी भी चीज को हम मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करें तो वो है स्ट्राइकिंग, पिक्यूलियर, अनयूजुअल और पिक्यूलियर सिम्टम्स। यही ऐसी चीज है कि जो हमें मेडिसिन फाइंड आउट करने में या मेडिसिन ढूंढने में मदद करेगी। तो ये चीज आइदर उसके पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं या उसके मेंटल सिम्टम्स हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ये चीज मेंटल सिम्टम्स ही हो या उनके सिर्फ माइंड के सिम्टम्स ही हो, फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि चलो बोनिंग-हसन सर की बात करें, तो बोनिंग-हसन सर ने ये चीज को अच्छी तरह से अपने हेक्सामीटर में मेंशन किया हुआ है। जो 7 एलिमेंट्स ऑफ हेक्सामीटर जिसको बोलते हैं बोनिंग-हसन के, उसमें सर ने सबसे पहला क्विज नाम का जो एक मुद्दा दिया है, जो एक चेकलिस्ट है, उसमें उन्होंने सबसे पहले प्राधान्य दिया है चेंज ऑफ पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट। इसका मतलब कि भाई कोई भी पेशेंट के पर्सनालिटी और टेम्परामेंट में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो तो हमें उस चीज को प्राधान्य देना चाहिए। तो उन्होंने यही क्वेश्चनर एक डिजाइन किया हुआ था जब वो प्रैक्टिस करते थे तब। एक मिनट से उन्होंने बोला है कि एज अ मैटर ऑफ द कोर्स ऑफ द पर्सनालिटी द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट मस्ट स्टैंड एट द हेड ऑफ द इमेज ऑफ द डिजीज फॉर द नेचुरल फिनोमिना रेस्ट ऑन इट। To this belong first all sex and age, then the bodily constitution and the temperament, both if possible separated according to his sick and his well days. In so as an appreciable difference has appeared in that. It means कि हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, वो नॉर्मल थे तब कैसे है और वो डिजीज में थे तब कैसे है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे वहां पे पेशेंट आता है और हम उसका अगर वो एक्यूट कंप्लेन के साथ आ रहा है तो कई बार हम उसके स्वभाव के पीछे पड़ जाते हैं कि आप बोलिए आपका स्वभाव कैसा है। और अभी हम जब पढ़ाते हैं कॉलेज में तो भी कई बार ऐसा होता है बच्चों को कि हमने अगर कैंट का या कुछ मेंटल सिम्टम्स के बारे में पढ़ाया तो वो हर चीज में मेंटल सिम्टम्स खोजने लग जाते हैं। आप अपना स्वभाव बताइए, आप कैसे जी रहे हो, आपको गुस्सा कब आता है। कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट हर बार रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और हर बार वो सिम्टम्स लेके आ जाते हैं और उसी हिसाब से कोई एक मेडिसिन फिक्स कर देते हैं और इस हिसाब से हर बार उसमें एक आर्सेनिक हर बार आ जाती है, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है कि फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ डिजीज है। पेशेंट आया होता है कोई एक चीज के लिए और हम कुछ दूसरी चीज में ही हमेशा चले जाते हैं।
तो उनके बारे में ही बोनिंगसन सर ने अच्छे से कहा है और उनकी रेपर्टरी में भी उन्होंने अच्छे से बताया है। जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि जो पहला चैप्टर बीटीपीबी का है, जो माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसमें काफी कम ऐसे रूब्रिक दिए हुए हैं कि जो हम मेंटल सिम्टम्स वाले केसेस में यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया है कि फॉर श्योर सिलेक्शन ऑफ द राइट मेडिसिन द मोस्ट एंड डेफिनेट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी एंड इट शुड बी ऑलवेज अ peculiarly mention what the patient's disposition as well as how the change through in his disease. It means कि अगर डिजीज के टाइम पे जो चीज बदल रही है वही चीज अपने लिए ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज के लिए हम ध्यान दें, बराबर। उसके लिए ही उन्होंने हमेशा अपने केसेस में, आप जब भी लेसर राइटिंग देखोगे तो उसमें काफी अलग अलग प्रकार के केसेस दिए हुए हैं कि जहाँ पे उन्होंने हर चीज को अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ऐसे ही मैं 2 केस की बात कर रहा हूँ, तो एक टूथेड का केस है बोनिंगसन सर की लेसर राइटिंग में। वहां पे उन्होंने सेम चीज की है कि पेशेंट जब आया है तो उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक था पल्सेटिंग डिगिंग पेन ऑन द राइट जो, जिसकी मोडालिटीज थी इवनिंग एग्रावेशन एंड रेस्ट और कंकॉमिटेंट था इनवॉलेंटरी वीपिंग। तो जनरली अगर ऐसे केस में हम प्रायोरिटी अगर उनके मेंटल सिम्टम्स को दे दे और हम सोच ले कि ये वीपिंग की टेंडेंसी है तो ये मेडिसिन पल्सेटिला होनी चाहिए टूथेक है, तो उसी केस में बोनिंगसन सर को उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। पर जब वो चीज को अच्छे से देखते हैं और देखते हैं कि पेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थ्रोबिंग है, क्लेमी नंबनेस है, मेंसिस है, प्राइड है, constituent and component of the all about her है, never seen before, उसके टाइम पे मेडिसिन प्लेटिना आती। तो ऐसा नहीं है कि बोनिंगसन सर ने कभी माइंड को प्रायोरिटी दी ही नहीं, उन्होंने प्रायोरिटी दी है, उसी जगह पे दी है जहां पे वो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसा है कि पेशेंट का वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, तो ही उन्होंने हमेशा माइंड को प्रायोरिटी दी है। सेम ऐसा ही एक दूसरा केस है वेलेरिया का, जिसमें एक 50 ईयर मेल का केस है। उसमें भी उनको सेम, यूजुअली वो चीयरफुल होते हैं बट ड्यूरिंग हिज पैरोक्सिज्म वो वायलेंट हो जाते हैं, एंगर आ जाता है, एक्साइटमेंट होती है। तो ऐसे केसेस में बोनिंगसन सर ने मेंटल सिम्टम्स को प्रायोरिटी देके अपने मेडिसिन सिलेक्ट किया है। और ऐसा भी नहीं है कि बोनिंगसन सर या हनीमैन सर ही ऐसे थे कि जिन्होंने ये चीज के बारे में पहले बताया हो। इवन बोनिंगसन सर ने अपने वर्क में भी आगे बताया है कि देयर आर सर्टेन केसेस के उसकी जगह पे हमें मेंटल सिम्टम्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और ड्यूरिंग माय डिसर्टेशन वर्क आई फाइंड आउट दैट हम ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो बोनिंगसन सर का है उसमें काफी कम रूब्रिक है, पर जब हम रेपर्टरी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब हमें मालूम होगा कि माइंड सिम्टम्स में या माइंड चैप्टर में सिर्फ 17 रूब्रिक नहीं है, उसके अलावा आगे दूसरे काफी जैसे रूब्रिक्स अलग अलग जगह पे बोनिंगसन सर ने दिए हुए हैं। तो माइंड चैप्टर में 17 रूब्रिक जो हम जनरली जानते ही है, इंटेलेक्ट में 11 रूब्रिक है। उसके अलावा बोनिंगसन सर ने अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग रूब्रिक दिए हुए हैं। तो देयर आर द सर्टेन रूब्रिक्स, ये काफी रूब्रिक्स है जिसको हम मेंटल सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। स्लीप और ड्रीम्स पूरा एक चैप्टर अलग से सर ने दिया हुआ है। उसके अलावा मोडालिटीज जो पोर्शन है बोनिंगसन सर का, उसमें भी काफी सारे मेंटल सिम्टम्स यानी कि माइंड के रूब्रिक दिए हुए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बोनिंगसन सर ने कुछ अपनी रेपर्टरी में इतना अच्छा मेंटल सिम्टम्स के ऊपर वर्क नहीं किया। तो ये दिस ऑल आर द सिम्टम्स, ये सभी सिम्टम्स है जो उन्होंने अपनी रेपर्टरी में दिए हुए हैं और इसको हम अच्छे से अगर यूज करेंगे तो हम उसी चीज को और उस रेपर्टरी को अच्छे से यूज कर पाएंगे और बोनिंगसन सर के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ये उनके मोडालिटीज चैप्टर में दिए गए हुए रूब्रिक है। अभी हम बात करते हैं कि चलो ये सब चीज है, तो देयर आर सर्टेन पैराग्राफ जो बोनिंगसन सर ने लिखे हुए हैं अपने रेपर्टरी के इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो मैं अभी आपको वो चीज दिखाऊंगा। बीटीपीबी के इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है उसमें बोनिंगसन सर ने ही कहा है, जो उनका माइंड एंड इंटेलेक्ट पोर्शन है उसमें, because they failed to grasp the concept of the pocket book, many companion Hahnemannian have criticized the lack of the mental symptoms listed therein.
It must be remembered that Bonninghausen based his work on the concept of the whole man, placing the balance of the emphasis on the value of concomitant symptoms and modality. It was not his intention to reflect his picture of the whole man through his mental reaction, because he realized that how wrapped a view over the most careful observant must have at a time or through any other predominant group of symptoms, not matter how important. और उन्होंने अपने ओरिजिनल प्रीफेस में यही चीज मेंशन की है कि उन्होंने मेंटल सिम्टम्स को प्रायोरिटी देना इसलिए इतना ज्यादा नहीं समझा जो हम समझते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सिम्टम्स को के पीछे इतने पड़ जाते हैं, उसके माइंड के सिम्टम्स के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि हम उनके फिजिकल सिम्टम्स को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो उसी हिसाब से सर ने लिखा है कि यहाँ पे इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व विथ रिगार्ड द फर्स्ट सेक्शन दैट अवर मटेरिया मेडिका प्यूरा कंटेन नाउ where more conservative effect that among the symptoms of the mind, that on the other hand most of the trials are apt to make mistake or very often overlook the part of the complete picture of the disease। उसकी वजह से ही मेंटल सिम्टम्स के लिए बीटीबीबी में व्यू रचना थोड़ी अलग है, और यही मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ। जब आप बोनिंगहसन सर का वर्क देखेंगे तो उसमें फिजिकल सिम्टम्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो हमें लगता है जनरली, और अभी हम जितने भी केस देखते हैं तो उसमें यही चीज हम प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी हमें समझ आ जाएगा कि हर बार मेंटल सिम्टम्स लेना जरूरी नहीं है। बोनिंगहसन सर के कॉन्सेप्ट से भी हम यूज कर सकते हैं। अभी ऐसा होता है कि जनरली लोग कैंट या सिंथेसिस जैसी रेपर्टरीज को अपने केस में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और सोचते हैं कि ये रेपर्टरी ज्यादा यूजफुल है और पुरानी रेपर्टरीज जितनी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो हमें जो अपने स्टॉलवर्ड से, इवन हनीमैन सर हो या बोनिंगहसन सर हो, तो उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए और हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज यूज करना चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे कि जो रेपर्टरी बीटीबीबी को अपने रेगुलर रेपर्टरी में या अपने रेपर्टराइजेशन में यूज करते होंगे? कोई बता पाएगा मुझे? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके सर। नहीं, आप तो बोलिए, लेकिन जो लोग नहीं म्यूटेड हैं अच्छा उनको ओके। या तो अगर कोई ऐसा हो कि जिन्होंने रेगुलरली अगर बीटीबीबी या यूज की हो या बोनिंगहसन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से केस कभी रेपर्टराइज किया हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कि आप में क्या डिफिकल्टी आती है, आप क्या सोचते हो बीटीबीबी के रिगार्डिंग या बोनिंगहसन सर के रिगार्डिंग। तो हम इस विषय पे अच्छे से प्रैक्टिकली चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि वरना ये सेशन ज्यादा थियोरेटिकल ज्यादा लगेगा, ऐसा ही लगेगा कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। अगर इंटरेक्ट होगा तो वो चीज अच्छे से हो पाएगी। किन्हीं को बोनिंगहसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का इनको यूज कर रहे हैं, कृपया वो लोग आगे आकर के कुछ अपनी बातों को कहें या टाइप करें। I think you can continue, Kapil. Okay, sir. This is the 7 hexameter जो मैं बात कर रहा था। बोनिंगहसन सर के आर्टिकल है उनके लेसर राइटिंग में, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ सिम्टम्स, यानी कि हर एक सिम्टम्स की क्या वैल्यू है। उसमें उन्होंने अपना फर्स्ट हेक्सामीटर ही पर्सनालिटी को बनाया हुआ है। भाई पर्सनालिटी जो चीज है, जो पेशेंट का लक्षण है, वही हमारे लिए सबसे अगत्य की चीज है। बोनिंगहसन सर के आप जब भी लिटरेचर में वर्क देखोगे तो आपको हमेशा एक चीज अच्छे से दिखने को मिलेगी, वो ये है कि उन्होंने सिम्टम्स को अच्छी तरह से समझा है और उसी हिसाब से उन्होंने हमेशा उसके लिए पेशेंट का मेडिसिन का सिलेक्ट किया है। अगर आप किसी भी चीज का एग्जांपल लेंगे तो वो चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी कि ये चीज कैसे हो रही। मेरा डिसर्टेशन का वर्क भी बोनिंगहसन सर के ऊपर ही था, तो उस टाइम पे भी मैंने देखा है कि नहीं चलो जिस केस में मेंटल सिम्टम्स यानी कि कोई भी मानसिक लक्षण अगर पेशेंट के अल्टर हो रहे हैं
तो उस टाइम पे अगर वो चीज को हम यूज करें तो अपने को अच्छी मेडिसिन मिलती है और राइट मेडिसिन मिलती है, कोई भी रेपर्टरी हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो। तो मेरा सिर्फ मेन पर्पस जो वो ही है, अगर आप लोगों ने कभी बीटीपीबी का इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा हो तो उसमें भी आप लोग ये जान सकते हो कि ये चीज अच्छी तरह से मेंशन की गई है। हम लोग जनरली कैंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं कि मेंटल सिम्टम्स इज द फर्स्ट, मेंटल सिम्टम इज द फर्स्ट, तो उसी हिसाब से हम फिजिकल सिम्टम्स छोड़ देते हैं और दूसरे स्टॉलवर्ड्स को या दूसरे होम्योपैथ को हम बोलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट उनका प्रॉपर नहीं है, कैंट सर का ही सबसे प्रॉपर। इवन उन्होंने अपने लेसर राइटिंग में एक केस को दिया है जहां पे उनका जो एफोरिज्म ऑफ हिप्पोक्रेट्स है, उन्होंने भी वहां पे भी मेंशन किया है कि there are countless cases of icterus which are manifest themselves on the day following an emotional upset and are cured rapidly by the remedies corresponding to the symptoms like aconite, chamomilla and nux vomica। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो चीज को भी प्रायोरिटी दी ही गई है जब उसकी जरूरत पड़ी है। अगर आप कोई भी लोग अभी जो भी ज्वाइन है उसमें से कोई अपना प्लीज एक्सपीरियंस बताएंगे तो चीजें थोड़ी और अच्छी रहेगी कि आप लोग केस में क्या करते हो, अगर कोई केस आता है तो आपको किस हिसाब से उसको टैकल करते हो, कौन से कॉन्सेप्ट पे जाते हो, कौन सी मटेरियल यूज करते हैं, कौन सी रेपर्टरी को यूज करते हैं। मैं ऑडिबल, मैं आवाज आ रही है सबको? आपका आवाज आ रही है जी। हाँ, अगर आप लोग थोड़ा जो भी अभी ज्वाइन है वो थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, वरना मैं सिर्फ बुक में से या ये सब आर्टिकल्स में से बोलता जाऊंगा और आप सब सुनते रहेंगे। हाँ, कोई बोल नहीं रहे। रचिता रचिता ने कुछ टाइप नहीं, हाँ, रुचिता मैम ने उन्होंने क्वेश्चन करा है कि सर इफ आई फाउंड द पीक्यूआरएस आई प्रिस्क्राइब ऑन इट। यस, हम जनरली पीक्यूआरएस को ही जनरली प्रायोरिटी देते हैं जब बात आती है कि कोई ऐसा केस है कि जहां पे मेरा बेसिक टॉपिक ही यही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्निंग एसेंस ऑन माइंड और एज कंपेयर टू द करंट सिनारियो में हम देखते हैं तो जनरली तो सभी लोग यही बोलते हैं कि हम पीक्यूआरएस के ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं हम ये। तो इसमें से काफी सारे जनरली अगर कोई भी एकेडमिक्स में होगा तो मालूम होगा कि स्टूडेंट्स लोग इतने पैशनेट हो जाते हैं मेंटल सिम्टम्स के रिगार्डिंग, उनके लिए माइंड इतना प्रायोरिटाइज हो जाता है। तो कई बार हम अपने कलीग्स में भी देखते हैं कि वो लोग ऑलवेज ये मेथड, दूसरी मेथड, तीसरी मेथड और उस सब के हिसाब से सिम्टम्स खोजने में लग जाते हैं और फिजिकल सिम्टम्स को अवॉइड करते हैं। तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। आप में से कोई ऐसा है कि जो बीटीपीबी को कभी भी यूज करता हो अपनी प्रैक्टिस में या कभी एकेडमिक में जब पढ़ रहे थे तब कभी यूज की हो और कुछ डिफिकल्टीज लगी हो, ऐसा कुछ? कई लोगों को बॉर्निंग एसेंसर इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि उन्होंने मेंटल सिम्टम्स के लिए डिटेल में कुछ चीज नहीं दी है। हमें ऐसा लगता है कि ये उन्होंने नहीं दिया है, इसका मतलब है कि हम वो चीज को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। और आप जब बीटीपीबी या कोई दूसरी रेपर्टरी को पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको समझ आएगा कि नहीं, हर एक स्टॉलवर्ट ने अपने हिसाब से काम अच्छे से ही किया हुआ है और उनके थोड़े कॉन्सेप्ट अलग है। ये अब चैट बॉक्स को चेक करिए। हाँ सर, एक मिनट। ग्रेट। मैम यूज करते हैं एग्रावेशन एंड एमुलेशन चैप्टर। तो आपको जनरली ऐसा है कि बीटीपीबी में एग्रावेशन और एमुलेशन चैप्टर में भी हमें एलिमेंट्स फ्रॉम में मेंटल सिम्टम्स अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने काफी चीजें इतनी सॉर्टेड की हुई है कि चलो
ये पेशेंट ऐसा है, तो हम उसके एलिमेंट्स फ्रॉम यानी जो पोजीशन है उसकी प्रायोरिटी भी उन्होंने बीटीपीवी में दी हुई है। तो हमें यही चीज को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूज करना है कि हम किस तरह से वो चीज को यूज कर पाएंगे। इन द लेसर राइटिंग, Bonningerson mentioned that for a sure selection of the right medicine, the most plain and definite information is necessary, and it should always be particularly mention what the patient disposition when well and how change through the disease. And the Bonningerson list of the peculiarity of the mental disposition is that cheerfulness, changeableness, imaginary state of the disease, impatient and hastiness, indifference and insensibility, suspicion and desperation, timidity, fearfulness, dejection, melancholy, sadness and weeping mood, vexation, obstinacy, excitement, irritability, quarrelsome, passionateness, insanity, and etc. This all ये सभी चीजें बोनिंगसन सर ने अपने लिटरेचर में कहीं ना कहीं पे चीज दी हुई है कि जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि उनके लिए भी मेंटल सिम्टम्स से इतने इम्पोर्टेंस थे। और यही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं in Organon of Medicine in 211 aphorism. This holds the good to such an extent that the state of the disposition of the man oftenly clearly determines the section of the homeopathic remedy as being a decidedly characteristic symptoms which can last least of the all remain concerned from the accuracy observing the physician. और हनीमैन सर ने उसके रिगार्डिंग 6 पैराग्राफ और 2 नोट्स उनके ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में भी दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोनिंगसन सर ही है या हनीमैन सर ही है जिन्होंने ये चीज कैरी फॉरवर्ड की है, या सिर्फ कैंट सर ही ऐसे जिन्हें मेंटल सिम्टम्स के लिए प्रायोरिटी दी है। एक मिनट, हाँ सर। सॉरी, एक थोड़ी इमरजेंसी जैसा सिचुएशन थी उसके लिए। आप में से कोई मुझे ये बता पाएगा कि अगर किसी भी सिचुएशन में आपके पास पेशेंट आता है तो उस टाइम पे आपके पास 2 सिम्टम्स अवेलेबल है, मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स, तो उसमें से आप कौन से सिम्टम्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी कौन से सिम्टम्स को ज्यादा प्राधान्य देंगे जिसमें फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स दोनों अपने पास हो। डीएन तिवारी कह रहे हैं हाँ, मेंटल सिम्टम्स को, तो मेंटल सिम्टम्स को हम प्रायोरिटी देंगे, मेंटल सिम्टम्स को। ओके मोहनलाल पंडित जी, ठीक है। मेंटल सिम्टम्स को हमें प्रायोरिटी देनी है, तो उसके लिए कभी हम प्रायोरिटी देंगे कि जब वो चीज उसके केस में प्रोमिनेंट होगी और वो पीक्यूआरएस या उस केस का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होगा। अगर वो चीज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं है और वो उसका रूटीन सिम्टम्स है जिसके बेस पे पेशेंट पहले से ही ऐसा है, तो उस चीज को हमें प्रायोरिटी देना। कई सारे केसों में ऐसा होता है कि हम उसको प्रायोरिटी ना दे तो भी हम अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, अनलेस और अनटिल वो उसका पोजीशन ना हो। रजिता मैम बोल रहे हैं कि यस, मेंटल सिम्टम्स अगर स्ट्रॉन्ग एंड पिक्युलर है तो हम उसी टाइम पे हम उसके वो सिम्टम्स को प्रायोरिटी देंगे। ये भी बात आपकी सही है कि अगर एनी फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट बट नॉट प्रेजेंट, इट मींस कि इट्स अ नेगेटिव जनरल, तो उसी टाइम पे हम उस सिम्टम्स को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। आप में से किसी के पास अभी बोनिंगसन की रेपर्टरी है, ऐसा कुछ भी लिटरेचर आसपास अवेलेबल हो, ऐसा कुछ है?
तो संडे का दिन है, तब लोग अपने क्लिनिक में नहीं होते। यस सर। और अगर किसी के पास घर पे वो चीज हो तो वो हम चीज अच्छे से उसमें देख पाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास मैंने स्कैन करके रखा हुआ है। थेरापेटिक पॉकेट बुक में आप देखेंगे तो उनमें मेंटल सिम्टम्स जो उन्होंने दिए हुए माइंड, तो आप जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि बीटीपीबी यानी बोनिंग-हसन सर ने माइंड सिम्टम्स को इतना प्राधान्य ही नहीं दिया है क्योंकि उसकी रेपर्टरी में सिम्टम्स कम है। पर जब आप गौर से उनकी रेपर्टरीज देखेंगे तो उन्होंने उतने ही सिम्टम्स को लिखा हुआ है कि जो हमें इजीली मिल सकते हैं और या इजीली असिस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में जनरली कोई भी पेशेंट ओपीडी में आता है तो हम जनरली उसके जो भी सिम्टम्स है वो आइदर गुजराती में होंगे, मे बी हिंदी में होंगे। तो कई बार कैसा होता है कि हम वो सिम्टम्स जो पेशेंट बोल रहा है उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत कर लेते हैं। कई बार पेशेंट ने कोई एक सिम्टम्स या कोई गुजराती में कुछ बोल दिया और हमने उसका इंटरप्रिटेशन अलग कर लिया। तो कई बार ये चीज फिजिकल सिम्टम्स में भी हो सकती है, मेंटल सिम्टम्स में भी हो सकती है। कई बार अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड हो जाता है या अपने इमोशंस कई बार ऐड हो जाते हैं। तो बोनिंग-हसन सर ने यही बोला था कि अगर ये मेंटल सिम्टम्स है वो इतना इजी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। कि चलो पेशेंट ने बोला कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो भला हूँ, मुझे तो सबका भला करना है, मुझे तो किसी चीज का गलत नहीं लगता, मैं तो बहुत शांत स्वभाव का हूँ। तो जनरली हम वो सिम्टम्स को प्रायोरिटाइज करके अपने सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में वही चीज ले लेते हैं। तो बोनिंग-हसन सर ने वही बोला है कि आप वो सिम्टम्स को प्रायोरिटी दीजिए, सब दीजिए, कब वो चीज अगर वेरीफाइड हुई हो तो ही, वरना आप उसी चीज को प्रायोरिटी मत दीजिए। और उसी हिसाब से जनरली हम देखेंगे तो बोनिंग-हसन सर ने अपनी रेपर्टरी में मेंटल सिम्टम्स जितने भी है वो काफी लिमिटेड और सॉर्टेड दिए हैं। तो आप देखेंगे कि पहला सिम्टम्स है डिस्पोजिशन जनरली अफेक्टेड, सेकंड है एब्सेंट ऑफ माइंड, अल्टरनेटिंग मूड, इमेटिवनेस, एवरिस, बोल्डनेस, डिस्पायर, एक्साइटमेंट, फ्रेटफुलनेस, जेंटलनेस, हॉटीनेस, इंडिफरेंस, जॉयफुलनेस, मिस्चीवियसनेस, मिस्ट्रस्ट, सैडनेस एंड सीरियसनेस। तो आप देखेंगे कि अगर आप कैंट के हिसाब से देखें तो कैंट में ढेर सारे मेंटल सिम्टम्स और उसके अलग अलग वेरिएशन दिए हुए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पेशेंट के एक सिम्टम्स को या एक वर्ड का ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज में से, रीजनल लैंग्वेज में से इंग्लिश में करके कोई एक मेडिसिन पे फिक्स हो जाता है। तो कई बार उसी वजह से कई बार हमें सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो वहीं बोनिंग-हसन सर का मानना ऐसा है कि आप उस चीज को थोड़ा कम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अगर वो चीज वेल डिफाइंड नहीं है तो आप उसी टाइम पे बीटीपीबी जैसी रेपर्टरी यूज कर सकते हैं कि जहां पे वो चीज दी गई हुई है और अगर उसको थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में रखा हुआ है। कई बार मेंटल सिम्टम्स हमें इतने भी वेल डिफाइंड कई बार नहीं मिल पाते, कई बार उसमें पेशेंट की साइड से एडल्ट्रेशन हो जाता है। पेशेंट के साथ फिजिकल सिम्टम्स के साथ पेशेंट आया है और हम उसका नेचर वगैरह पूछते हैं तो कई बार रिलेटिव हो तो ऐसा कुछ भी हो तो कई बार वो हमें अच्छे से मेंटल सिम्टम्स नहीं देता है या एडल्ट्रेट हो जाता है। तो बोनिंग-हसन सर ने ऐसे केसों में मना करा है कि जब भी पिक्चर क्लियर ना हो और जो चीज थोड़ी डाइसी हो या जिसमें ऐसा लगे कि कुछ एडल्ट्रेशन यानी कुछ मिलावट होना आसान है, वो चीज को आप थोड़ा लेसर इंपॉर्टेंस यानी लेसर वैल्यू में रखिए जब हमारे पास फिजिकल सिम्टम्स अवेलेबल हो या जब पेशेंट आया है फिजिकल कंप्लेन के साथ उस टाइम पे जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स अवेलेबल है तो हमें फिजिकल सिम्टम्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए तो हम उसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे और हम सटीक मेडिसिन यानी दवाइयां ढूंढ पाएंगे। वहां पे एक सर का कोट है, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ।
एक मिनट। हाँ, वो भी मिल नहीं रहा है। जो मैं अभी चीज आपको बता रहा था वही चीज बोनिगसन सर ने अपने लिटरेचर में लिखी हुई है कि जो चीज हमें दिख रही है और अच्छे से दिख रही है उसको ही हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए एज कम्पेयर टू सो कॉल्ड मेंटल सिम्टम्स को, कि जहीं पर वो हमें मिसलीड करते हो। अगर मुझे ये चीज मिल जाएगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा सर को, या तो वो आपको फॉरवर्ड कर पाए। और कोई प्लीज मुझे बता पाएगा मेंटल सिम्टम्स के रिगार्डिंग के जो लोग आप जनरली प्रैक्टिस में करते हो, तो हमें थोड़ी और आसानी होगी। आप में से कितने ऐसे होंगे कि जिन्होंने पीटीपीबी के इंट्रोडक्शन में या प्रीफेज में ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई वो मेंटल सिम्टम्स के रिगार्डिंग या एलिमेंट्स फ्रॉम या जो उन्होंने मोडालिटीज में दिया हुआ है और उसके रिगार्डिंग कभी भी देखा हो या कुछ करा हो तो होल्ड थोड़ी देर, एक मिनट। हाँ सर, एक पेशेंट है ना, तो इमरजेंसी। हेलो सर कपिल, कंटिन्यू सर। हेलो। हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू, या यू कैन कंटिन्यू सर। ओके सर। सेम ये चीज उनके इंटेलेक्ट में भी दी गई हुई है कि उन्होंने इंटेलेक्ट में भी ऐसे ही रूब्रिक सिलेक्ट किए है कि जो ब्रॉड हो, तो जो हमें डायसी ना हो, जो हम सिलेक्शन में कंफ्यूजिंग ना करे कोई भी चीज को। और उनकी मेडिसिन भी उन्होंने इतनी, आप जब भी एज कम्पेयर टू आप कैंट या कोई दूसरी रेपर्टरी में देखेंगे तो सर में माइंड चैप्टर में एक ही रूब्रिक के अंदर काफी सारी मेडिसिन दी गई है। क्योंकि बोनिंगसन सर का ऐसा मानना था कि अगर हम किसी भी मेडिसिन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको सिर्फ एक रूब्रिक के बेस पे ना करे और उसको मटेरिया मेडिका में हमेशा वेरीफाइड करके ही वो चीज को अपने फाइनल सिलेक्शन में हेल्प करवाए। तो यही चीज आप देख सकते हो उनके जो रेपर्टरी है उसके प्लानिंग कंस्ट्रक्शन। यही चीज उनके लेसर राइटिंग में भी दी गई है। आप अगर टोटल पूरे हिसाब से अगर बोनिंगसन सर का देखें तो बोनिंगसन सर के टोटल 17 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 44, उस हिसाब से हम देखें तो उनके इतने ज्यादा मेंटल रूब्रिक दिए हुए हैं उनकी 100 बीटीपीबी के, जिसको लोग ऐसा बोलते हैं जिसमें मेंटल सिम्टम्स ही नहीं है। जो मैं बात कर रहा था कि वो कैंट के व्यू रिगार्डिंग मेंटल स्टेट है, उसकी वजह से हम अगर बोनिंगसन सर के व्यू को थोड़ा रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्योंकि हम जब भी कैंट रेपर्टरी या कोई भी रेपर्टरीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स देखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि ये रेपर्टरी है उसमें मेंटल सिम्टम्स कम है इसलिए ये रेपर्टरी की लिमिटेशन है, ये रेपर्टरी में मेंटल सिम्टम्स ज्यादा है तो उसमें ये रेपर्टरी का ज्यादा स्कोप है, फिर ये रेपर्टरी में बीटीबीबी में यानी बोनिंगसन सर ने मेंटल सिम्टम्स को कम प्रायोरिटी दी है। कि वो कम प्रायोरिटी देने का रीजन भी उन्होंने बताया हुआ ही है। तो उसी हिसाब से
मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जब भी हम कोई भी केस ले तो उस टाइम पे हम मेंटल सिम्टम्स को ही सिर्फ ध्यान में ना रख के पेशेंट की फिजिकल सिम्टम्स को भी प्रायोरिटी देना सीखे। वही चीज हमारे स्टॉलवर्ट हनीमैन सर इवन बोनिंगसन सर ने भी बताई। तो मेरा मानना तो यही है पर्सनली कि अगर हम ये चीजों को थोड़ा प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे तो हम जो एक विशियस साइकिल जो बनी हुई है उसको हम अच्छे से ब्रेक कर पाएंगे और होम्योपैथी में थोड़ा और अच्छे से मेडिसिन फाइंड आउट कर पाएंगे। किसी को प्लीज कुछ पूछना हो तो, क्योंकि यही डिस्कशन में ये चीज ही आगे बढ़ेगी अगर ऐसा कुछ है तो। कपिल जी, कोई सवाल तो नहीं आ रहा है। मुझको लगता है कि डिस्कशन में आज संडे भी है, थोड़ा सा। हाँ हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ सर, क्योंकि आज के दिन सबको छुट्टी थोड़ी रिलैक्सेशन होता है तो उसकी वजह से सभी लोग थोड़े उस हिसाब से रहेंगे। तो टॉपिक भी थोड़ा ऐसा लगता होगा कि ये कंट्रोवर्शियल जैसा टॉपिक है कि जनरली हम ऐसा देखते हैं कि एक साइड ऐसा होता है कि एक साइड ऐसे लोग भी है कि जो मेंटल सिम्टम्स को प्रायोरिटी देते हैं और एक साइड ऐसे लोग हैं कि जो फिजिकल सिम्टम्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारी होम्योपैथी में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से कई बार ये सब चीजें आ सकती है। मुझे लगता है कि आप अगर कुछ और कंटिन्यू करें तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस के लिए वेट करते रहेंगे तो नहीं जाएगा कुछ। सर क्योंकि ये अगर हमें लिटरेचर की सिर्फ बात करेंगे या ऐसा बोलेंगे कि बोनिंगसन सर ने ये दिखा ये बोला तो कई बार ऐसा होगा कि चलो हम सिर्फ थियोरेटिकल ही जा रहे हैं और थियोरी की ही बात कर रहे हैं। अगर कोई अपने कुछ चीजें या अपने प्रैक्टिकल में जो वो केस में देखते हैं वो कुछ शेयर करेंगे तो वो चीज अच्छी रहेगी। वरना क्या होगा कि मैं सिर्फ बीटीपीबी की एक पीडीएफ में से सब चीजें दिखा पाऊंगा या लेस राइटिंग में से दिखा पाऊंगा। मेरे ट्राई से मैं बोनिगेसन सर के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ऑड है कि जनरली लोग बोनिगेसन सर के में माइंड सिम्टम्स को इतना नहीं लेते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि कैंट इज बेस्ट इन द मेंटल केसेस और सिंथेसिस इज बेस्ट फॉर मेंटल केसेस। तो उसकी वजह से मेरा सिर्फ यही प्रयास रहा है, इवन मेरे एमडी के टाइम में भी मेरा यही प्रयास रहा है कि हम चीजों को जो उनके कॉन्स होते हैं उसके लिए बायस ना हो जाए। क्योंकि हम कई बार हर एक रेपर्टरी के लिए या हर एक कॉन्सेप्ट के लिए पहले से ही बायस्ड हो जाते हैं कि ये चीज है तो ये नहीं चलेगी, या हमारे अपने खुद के कुछ फिक्स आइडियाज हो जाते हैं जो एक्चुअल में तो हनीमैन सर ने मना बोला है कि वी आर फ्री फ्रॉम द प्रिजुडिज्म। कई बार हम ही प्रिजुडिज्म के शिकार बन जाते हैं इन द प्रैक्टिस और द इन द मेथड। हम जो केस से या जो इस मेथड से प्रैक्टिस करते हैं कि ये चीज ऐसे ही होती है। तो बस मेरा सिर्फ मानना यही है और कहना भी यही है कि हमें वो प्रिजुडिज्म छोड़ना पड़े कि इवन ना हमें कैंट के ऊपर प्रिजुडाइज रहना है ना हमें बोनिगसन के ऊपर प्रिजुडाइज रहना है। और वो चीज करेंगे तो हम काफी अच्छा कर पाएंगे होम्योपैथी में। वरना हर एक लोगों का अपना अपना कॉन्सेप्ट बनेगा और हर एक लोग अपने अपने हिसाब से मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। सर मैंने जो बेसिक जितना प्रिपेयर किया था वो चीज तो मैंने सब दिखा दी है, जितना भी अभी है मेरे पास। भी आपने प्रयास किया अच्छा काफी इसमें, और मुझे लगता है कि ये अपने जो इनके थॉट्स को एक्सप्रेस करने का कोशिश किया है, और ये अब आपने तो अच्छा बताया है। और कुछ केस जो आपने अपने डॉक्टर बोनिगेसन के डाले हैं तो उसमें आपने ये भी प्रूफ किया है कि डॉक्टर बोनिगेसन ने मेंटल सिम्टम्स की प्रायोरिटी की है। तो यस एक चीज को हम लोग, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर रिपर्टरी का इवोल्यूशन स्टेज को हम लोग देखेंगे तो उससे मुझे ये समझ में आता है कि डॉक्टर बोनिगेसन को फादर ऑफ द रिपर्टरी माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने जितने भी रिपर्टरी को बनाने के लिए अपने समय में
असाइन किया था, असाइनमेंट दिया था अपने स्टूडेंट्स में, बॉर्निंग भी थे, तो सभी ने जो है तो उनके थॉट्स को नहीं समझ में पाया। लेकिन डॉक्टर बॉर्निंग ने कोशिश किया है कि डॉक्टर हैनीमैन का जो प्रिंसिपल है, सारे प्रिंसिपल को रिपोर्टरी के माध्यम से, क्योंकि देखिए 2 शब्द हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट होता है होम्योपैथी में। एक है कि हम लोग रिपोर्टरी वर्ड को क्यों यूज करते हैं, है ना। एक सवाल तो बहुत अहम आता है, जबकि लोग कहते हैं कि ये इंडेक्स ऑफ द रेमेडी का है, तो हम लोग क्यों नहीं कहते हैं कि रिपोर्टरी वर्ड नहीं होकर के इंडेक्स होना चाहिए था। ऐसा सवाल हम लोग को दिमाग में आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर हैनीमैन ने उसको इंडेक्स नहीं कहा और डॉक्टर हैनीमैन ने उसे रिपोर्टरी कहा। उसके पीछे में कारण है, क्योंकि इंडेक्स का मतलब है क्योंकि आपको केवल एक डिक्शनरी के जैसा सीट बना देना। लेकिन डॉक्टर बॉर्निंगसन का, ये हैनीमैन का कॉन्सेप्ट था, ये डिक्शनरी नहीं हो करके एक टूल्स बन जाए, जिससे कि हम टोटलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल टोटलिटी को ड्रॉ कर सके। तो इसको टूल्स को, और आप देखिएगा डॉक्टर हैनीमैन के एरा में और पूरे यूरोपियन कल्चर में रिपोर्टरी वर्ड का यूज कई एक फेनोमेना में हुआ करता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज जो है रिपोर्टरी का, वो म्यूजिकल थिएटर में हुआ करता था। अधिकांश जो थिएटर हैं जहाँ के म्यूजिक कंपोज होते हैं, जैसे हम लोग के इंडिया में A.R. रहमान करते हैं और लोग करते हैं, तो उसी तरह से उस जमाने में वहाँ पर जहाँ पर कंपोज किए जाते थे उसको रिपोर्टोरियल थिएटर कहते थे। अब रिपोर्टोरियल थिएटर में क्या होता था, वहाँ पर सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ प्ले करते थे, है ना। तो आप ऐसा मान लो कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब कि सारे एक एक सिम्टम्स हो गए, है ना, और सारे सिम्टम्स को कंबाइन करके एक ट्यून निकल रहा है जिसको कि हम लोग म्यूजिक कर रहे हो। तो डॉक्टर हैनीमैन ने का कॉन्सेप्ट यही था कि सारे सिम्टम्स जो दिए जाएं उसका ट्यून के रूप में एक मेडिसिन को ड्रॉ हो जाए। और इसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअलाइज करने के लिए मेरे दिमाग में जो बात आता है, मैं बार बार इस पर बहुत अध्ययन किया और मेरे दिमाग में यही आता है कि डॉक्टर हैनीमैन ने ट्यूनिंग की बहुत ज़्यादा बात की। और दूसरा चीज़ कि डॉक्टर बॉर्निंगसन ने जो हैनीमैन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इट इज द पेशेंट हु इज सिक, नॉट हिज पार्ट्स एंड नॉट हिज बॉडी। देन व्हेन पेशेंट इज सिक, दैट मीन्स कि पेशेंट अगर बीमार है क्या है, तो व्हाट इज पेशेंट? पेशेंट इज ए मैन, इज ए पर्सन विच इज कंपोज्ड ऑफ द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। अब तीनों का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स कि देयर मस्ट बी इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द हेल्दी कंडीशंस। जो है सो माइंड, बॉडी और स्पिरिट का एक इक्विलिब्रियम होगा, एक संतुलन होगा। और अगर वो बीमार है तो वह संतुलन गड़बड़ा जाएगा। तो कहा कि इट इज द पेशेंट हु इज सिक, नॉट हिज पार्ट्स, नॉट हिज बॉडी। पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंटेड, दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण है, पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सिम्टम्स हाउएवर पेक्यूलियरिटी इट इज। अब एक चीज है, हमारे जो रिपोर्टरी यूज करते हैं, चाहे केंट करते हैं, और लोग जो फास्ट चाहते हैं, लोग ऐसा रूब्रिक्स मिले जिसमें केवल एक मेडिसिन हो, है ना। ये बड़ा गलत धारणा है, क्योंकि एक रूब्रिक्स वाले मेडिसिन जो रूब्रिक्स हैं वो हमेशा आपका डेल्यूजनल रूब्रिक्स मैं कहता हूँ उसमें, क्योंकि आप उसको यूज करोगे उस रूब्रिक्स का, तो उससे आपको कभी भी आपको सफलता नहीं मिलती, बहुत समय मिलता। तो उसका कहने का मतलब क्या हुआ, डॉक्टर हैनीमैन ने जो कहा उसका कहने का मतलब यही था कि पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंट, क्योंकि एक लक्षण से तो केवल सिम्टम पूरा पेशेंट नहीं जाना जाएगा ना, है ना। जैसे आप किसी के चेहरे को देख लीजिए तो उसका बैक को नहीं देखिएगा तो कैसे कहिएगा कि वो क्या है। तो पर्सनैलिटी, दैट मीन्स व्हाट, ऑन द होल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी का होना बहुत जरूरी है। और इसी चीज को एक्चुअलाइज करने के लिए न ड्रीम ऑफ डॉक्टर हैनीमैन ने खुद नहीं कर सके। उनका जो पर्सनल यूज का जो रिपोर्टरी तब उन्होंने सीट्स बनाया था, वो करीब करीब 4000 या 5000 लूज लीव्स था। और देखिए डॉक्टर हैनीमैन के पास में भी अगर इंडेक्स करना होता तो उन्होंने उनके जो फर्स्ट राइटिंग्स है फ्रैगमेंटा डिविडिवस का, तो फ्रैगमेंटा डिविडिवस में उन्होंने इंडेक्स वर्ड यूज किया है, रिपोर्टरी वर्ड नहीं यूज किया है ना, because he knew that it is index and there is a difference between the index and the repertory.
मेरे एक बुक्स अभी तैयार हुए हैं, हो रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसमें आ जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन rubrics and the symptoms, sorry, repertory and the index. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपर्टरी कहने का मतलब सीधे होता है एन इंस्ट्रूमेंट वेयर यू कैन फाइंड आउट और कंपोज समथिंग, यू कैन रियलाइज समथिंग। ये चीज को होना बहुत जरूरी है ना। तो इसको अगर जब तक हम लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो हम बॉनिकसंस को भी नहीं समझेंगे, हैनीमैन को भी नहीं समझेंगे, और इवन केंट को भी नहीं समझेंगे। क्योंकि केंट को भी समझने के लिए लोग कहते हैं केंट ने खाली मेंटल को प्रेफरेंस दिया, ऐसा बात भी तो नहीं है। डॉक्टर केंट भी खाली मेंटल को प्रेफरेंस नहीं दिया, बॉनिकसंस ने खाली बॉडी फिजिकल सिम्टम्स को प्रेफरेंस नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर केंट ने भी कहा कि मेंटल प्रायोरिटी है, मेंटल ऑन द टॉप है, ये सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, वो सामने में सारे नजर आ जाते हैं। बॉनिकसंस ने जस्ट यही कहा कि हमारे शरीर जो सबसे पहले दिखलाई पड़ता है वो फिजिकल सिम्टम्स हो जाता है। तो दोनों का कहने का मतलब एक ही है, लेकिन कहा कि टोटलिटी बनाने के लिए तो आपको माइंड लेना ही पड़ेगा। बॉनिकसंस ने कहा टोटलिटी बनाने के लिए माइंड लेना ही पड़ेगा। अगर आप माइंड नहीं लेते हो, खाली आपका फिजिकल सिम्टम्स को ले लेते हो, तो आपकी टोटलिटी इनकम्प्लीट रह जाएगा। उसी तरह से बॉनिकसंस ने भी कहा, सॉरी केंट ने भी कहा कि अगर आप टोटलिटी बनाने के लिए खाली मेंटल सिम्टम्स ले लेते हो तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए पेशेंट को, जैसे हम लोग कभी कभी कोई पेशेंट देखते हैं हमारे पास में, बहुत ही प्रोमिनेंट 7-8 मेंटल सिम्टम्स मिल जाते हैं और उस पर एक दवा भी निकल जाता है, लेकिन वह दवा देने के बाद भी रोगी ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है? उसके पीछे में कारण यही है, एक दवा देने के उसने फिजिकल एरेना को टच नहीं किया, फिजिकल एरेना को टच नहीं किया। जैसे कि आपने ग्रीफ की बात करी, पेशेंट बहुत ज़्यादा सदमे में है, पेशेंट को वीपिंग नेचर है, तो वो नेट्रम यूरेटिकम सेलेक्ट किया। अब नेट्रम यूरेटिकम का मेंटल प्लेन तो बहुत अच्छा दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन क्या उसका फिजिकल प्लेन उस पेशेंट के साथ में कम मैच कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो नेट्रम यूरेटिकम यहाँ पर सही नहीं होगा। और इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि हम लोग रोगी को देखते हैं, रोगी, मैं भी केंट और काफ़ी यूज करता हूँ रडार, ये मेरा बेसिक रिपोर्टराइजेशन इसी के माध्यम से होता है। लेकिन सिंथेसिस रिपोर्टरी जो है, सो इट इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ द बॉनिकसंस एंड द बॉनिकसंस एंड द केंटियन फॉर्म। इसीलिए हमारे पास में ये जो कहते हैं कि सिंथेसिस रिपोर्टरी इज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द केंट, ये भी गलत, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सिंथेसिस कहने का मतलब है टू कंबाइन, सिंथेसाइज करना, और सिंथेसाइज इन्होंने खाली केंट को नहीं किया, उन्हें कई एक रिपोर्टरी को सिंथेसाइज किया गया। डॉक्टर हेनिम, ये बार्टल, क्या नाम है इनका, फ्रेडरिक साइंस टीम ने, और कंप्लीट रिपोर्टरी में जंडू वर्ड्स ने भी कई सिंथेसाइज किया। कंप्लीट रिपोर्टरी उन्होंने कहने का मतलब था इनका सिंथेसिस, बात एक ही है दोनों का, खाली वहाँ पर रूब्रिक्स का जो वेरिएशंस है, नॉमेनक्लेचर है, वो अलग अलग है, बस इतना ही अंतर है, और कोई खास अंतर उसमें नहीं है ना। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये रडार ओपस ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कंप्लीट रिपोर्टरी अच्छा है। मैं कहा कि दोनों अच्छे हैं। देखिए, हमको एक प्रैक्टिशनर है, मुझे किसी का फैन नहीं बनना है कि मैं इस आदमी का फैन हूँ, मैं उस आदमी का फैन हूँ, मुझे नहीं बनना है। मुझे और डॉक्टर ये हैनीमैन का भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप चलो मेरे ही बात मानो। इसलिए डॉक्टर और हैनीमैन का ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन ने को आप जब पढ़ेंगे तो उनके लैंग्वेज को थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए ना। डॉक्टर हैनीमैन ने कभी नहीं कहा कि फॉलो मी, उन्होंने कहा कि इफ यू फील दैट कि आई एम राइट, यू फॉलो मी। और हम कभी भी ऐसी बात, एक ह्यूमन माइंड होता है ना, कि हम लोग अगर आपका बात को नहीं समझेंगे तो हम आपकी बात को क्यों सहमत होंगे, है ना। अगर आप मेरी विचारधारा से सहमत नहीं होंगे तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन मैं जबरदस्ती अगर मान लेता हूँ तो क्या होगा? ये तो नुकसान होगा ना, और वो उसका सही ये नहीं हो, इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। इस चीज को तो हम लोग को प्रैक्टिशनर्स होने के नाते मैं ध्यान सबको ये कहूँगा कि आप लोग अपने अंदर में
मैं इसके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल करता हूँ, स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग। स्ट्रेटेजिक मतलब कि रणनीति, है ना। रणनीति का मतलब क्या होता है, जो अब वॉर फील्ड पर जाते हो, आपकी ट्रेनिंग जो दी गई कि इस समय में बंदूक चलाना, इस समय में अपने को डिफेंस रखना, ये अगर उस नॉलेज को लेकर के चलोगे तो आप वहां पर मारे जाओगे। लेकिन जब स्ट्रेटेजिक रिपोर्टरी होगा, आप अपना माइंड को अप्लाई करोगे और वहां पर लगेगा कि आपको मुझे इसमें इस आदमी से इस सिचुएशन में ये करना है, वो सिचुएशन करना है, दैट इज द वो रणनीति तो आपको तैयार करनी होगी ना। और इस रणनीति के तैयार करने में आपको सबसे ज़्यादा जो जरूरी होगा वह कि आपको केंट को भी उतना इम्पोर्टेंस दें, बॉनिगेसेंस को भी इतना इम्पोर्टेंस दें, और बोगर बॉनिगेसेंस का भी, बोगर का भी कॉन्सेप्ट तो बोगर को भी भूल जाते हैं। बोगर को फॉर्म ऑफ द केंट एंड द बॉनिगेसेंस, है ना, दोनों का, क्योंकि बॉनिगेसेंस ये इसका किताब बोगर बॉनिगेसेंस रिपोर्टरी जो है, उसके अंदर में माइंड चैप्टर को बहुत बेहद दिया है, और फिजिकल जनरल को इंटायरली बॉनिगेसेंस का लिया है। तो बोगर ने तो केंटियन को भी माना, बॉनिगेसेंस को भी माना। तो मैं कहा कि और बोगर वाज ए ग्रेट प्रैक्टिशनर, ही वाज ए क्लिनिशियंस। आप उनके क्लिनिक का जो कहते हैं कि प्रैक्टिकल इमेज था डॉक्टर केंट का, बॉनिगेसेंस का बहुत ज्यादा क्लिनिकल अप्रोच नहीं था। पेशेंट देखते थे, लेकिन उनके पास में क्लिनिकल चूंकि बॉनिगेसेंस केंट तो कन्वर्टेड थे ना, बाद में आए, तो उनके पास में जो क्लिनिकल फील्ड जो है तो उतना ज्यादा था, मैं नहीं कहूँगा कि एकदम नहीं था, लेकिन था। लेकिन उन सबसे ज्यादा जो क्लिनिकल अप्रोच है, आप पढ़िएगा तो बॉनिगेसेंस के राइटिंग्स में उनके देखिए उनके इमेज को, बोगर बॉनिगेसेंस ये, और फिर बोगर का एक बोगर की नोट आता है, कौन सा एक सिनॉप्टिक की आता है। देन कैसा आपको लगता है, दोनों दो एंगल बोल रहा है क्या, छोटा सा बात बोलता है फिर बड़ा बात बोलता है। अरे हमको छोटा भी चाहिए, बड़ा भी चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटा बड़ा का ये। तो चलिए आज का रिपोर्टरी के इस सेशन के माध्यम से, कपिल जी के माध्यम से हम लोगों को रिपोर्टरी के विषय में बहुत कुछ जानने का मिला। मैं यही कहूँगा आप सभी सबों के कि आप लोग सभी कोई रिपोर्टरी को एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करिए। इट इज नाइदर बॉनिगेसेंस, इट इज नाइदर केंट, इट इज यू हू हैव टू यूज। तो कपिल जी बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ आने का देख करके, थैंक यू। फिर आइए आप एक अगले सेशंस में हम लोग फिर देखेंगे, है ना, बात कर लूँगा मैं, फिर इस तरह से तैयारी होकर के फिर आइए का। तब तक हम लोग आज का सेशन हम लोग का पूरा होता है। सो डॉक्टर आप प्रेजेंट हैं, डॉक्टर प्रतिभा? जी सर, थैंक यू सो मच कपिल मोडा सर जी। वोट ऑफ थैंक्स एंड हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर धनेश। यस सर, थैंक यू डॉक्टर कपिल मोडा जी। आज का सेशन काफी अच्छा रहा है और उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट सेशन में फिर से आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू एवरीवन, सबका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे इतने अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए भी मैं सबका धन्यवाद हूँ। सर आपका भी, मैम आपका भी। थैंक यू। Now the session is over and it is handed over to Dr. Yes, Dhanesh. sir, yes, sir. Thank you. Dr. Dhanesh, you can take up the session now.